ये आज की घटना कह रहा हूं, कोई मैं 500 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं। इससे अनुशासन आ सकता है। तो छात्र केंद्र स्थान है, शिक्षा का केंद्र बिंदु छात्र और शिक्षक है, और शिक्षक का केंद्र बिंदु छात्र होना चाहिए। कमिटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, कमिटमेंट छात्रों से होना चाहिए। कमिटमेंट फॉर द सब्जेक्ट, अपने विषय के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। विषय तो वही रहेंगे, ज्यादा बहुत परिवर्तन नहीं होता है। और कुछ विषय है इतिहास, ज्योग्राफी, उसमें तो वैसे भी बातें बहुत नहीं बदलती है, और हमारे देश में तो वैसे भी नहीं बदलती है। सालों साल से वही सिलेबस चलते रहते हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, लेकिन हमारा सिलेबस वही चलता है 20 साल से। लेकिन इसमें कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट, हर दिन नया नया एक्सपेरिमेंट होता है क्या, जिससे छात्र को जिज्ञासा होती है कि आज कुछ हमारे सर नया कुछ बताएंगे, आज क्या कराएंगे, आज क्या होगा। नहीं तो वही रटी रटाई 35 मिनट का 40 मिनट का हमारा भाषण, और बच्चे सुने और हम भाषण करें। तो आज के बच्चे तो बहुत बुद्धिमान है, इंटरनेट से भी सामग्री निकालने का तैयारी कर लेंगे। और ये मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ा विश्वविद्यालय देश का, एक राज्य का, वहां 2 साल के रिजल्ट रेगुलर से एक्सटर्नल का ज्यादा आया था। क्यों छात्र क्लास में आएगा? तो रोज कुछ नयापन मिलता है क्या? कुछ नए नए प्रैक्टिकल्स होते हैं क्या? आज तो प्रैक्टिकल भी 4 दीवार के अंदर ही होता है, दीवार के बाहर जाने का तो अवसर ही नहीं है छात्रों को। अब्दुल कलाम की किताब पढ़ी होगी आप में से कहीं, शायद अग्नि की परीक्षा में है, मुझे लगता है अग्नि की उड़ान में शायद है। मुझे किताब का नाम याद नहीं है, क्योंकि 3-4 किताब में से एक में पढ़ा है मैंने। तो उन्होंने लिखा है कि उनके शिक्षक पढ़ा रहे थे, खगोल विज्ञान पढ़ा रहे थे, तो 2 बार बच्चों को पक्षी कैसे उड़ते हैं, क्या इसका रीजन है, वो समझा रहे थे। बच्चों को 2 बार समझाया, समझ में आया? तो बच्चों ने कहा नहीं। तो कोई बात नहीं, आज शाम को समंदर किनारे 5:30 बजे सब मिलेंगे। सारे बच्चे समंदर किनारे इकट्ठे हो गए। बच्चे समंदर किनारे इकट्ठे हो गए तो फिर वहां जाकर बताया कि पक्षी कैसे उड़ता है, और साइंटिफिक रीजन जब बताया तो फिर बच्चों को पूछा, समझ में आया? एक आवाज में सब बच्चों ने कहा यस। कुछ नए नए प्रयोग, नए नए एक्सपेरिमेंट, और रेगुलर। हमारे एक प्रोफेसर है, कहते हैं कि मुझे 40 मिनट पीरियड लगाना है, पढ़ाना है, तो मुझे 2 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। तो अभ्यास, नियमित स्टडी, बिना अभ्यास बात हो सकती नहीं। सचिन तेंदुलकर कितना भी महान क्रिकेटर बन गया, अगर वो कहे कि मैं तो प्रैक्टिस नहीं करूंगा, सीधा टेस्ट मैच खेलने या वनडे खेलने जाऊंगा, तो नहीं सफल होगा। सब्जेक्ट के प्रति प्रतिबद्धता। और आज तो सिलेबस में बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है। चेंज होगा कैसे? लेकिन है। मुझे एक प्रोफेसर का फोन आया, हम कहते हैं हमारा प्राचीन ग्रह बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहने से हो जाएगा क्या? तो उनका मुझे फोन आएगा, तुल्य आप ये काम कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली। मैंने कहा कर रहे, कुछ काम हम शुरू किया है, तो मैं भी कुछ इस दिशा में काम करता हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो क्या किताब भेज रहा हूँ आपको। किताब आई मेरे पास, वेदों में फिजिक्स, फिजिक्स इन वेदा, ये किताब का नाम है, मेरे पास पड़ी है किताब। तो हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान पड़ा हुआ है कि कोई भी सब्जेक्ट के साथ उसको अटैच किया जा सकता है, लेकिन वो शास्त्र में से निकालना पड़ेगा। कोई फिजिक्स का वेद उपनिषद नहीं है। पर्यावरण, एनवायरमेंट, आज सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अनेक ग्रंथों में पर्यावरण की बात कही गई है, लेकिन कोई पर्यावरण का वेद उपनिषद नहीं है। इसमें से ज्ञान निकालना पड़ेगा। आज के संदर्भ में, आज की आधुनिक आवश्यकता, मॉडर्न सिलेबस के अनुसार उसको ढालना पड़ेगा। उसी समय के एग्जाम्पल आज नहीं चलेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो आज ये सावध चलेगा। तो सब्जेक्ट टू, विषय के प्रति प्रतिबद्धता, ये दूसरी प्रतिबद्धता है। तीसरी प्रतिबद्धता है कमिटमेंट टू सेल्फ, स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता। मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, इसको उदाहरण नहीं देता हूं। तो
स्वयं के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए कि अपने अंदर झांकते हैं हम क्या, कि मैं क्या मेरे छात्रों पर न्याय कर रहा हूं क्या। और चौथी बात है कमिटमेंट टू सोसाइटी एंड नेशन, राष्ट्र और समाज के प्रति प्रतिबद्धता। कुछ साल पूर्व अमेरिका में एक प्रतिनिधि दल भारत का गया था देखने के लिए। तब तो अमेरिका बहुत आगे था आज से कहीं और दृष्टि से भी। आज तो अमेरिका की स्थिति थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो सारे अमेरिका का भ्रमण करके वो अमेरिका का प्रेसिडेंट को अंत में मिलने गए। तो जब मिलने गए तो कैसा लगा, क्या बातें सारी चल रही थी। अंत में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि ये बताइए प्रेसिडेंट साहब कि अमेरिका इतना आगे कैसे बढ़ा है। तो जो उनके प्रेसिडेंट ने उत्तर दिया वो बहुत प्रेरणादायी उत्तर है। उन्होंने कहा हमारा हर आचार्य, हमारा हर शिक्षक अपने क्लासरूम में पढ़ाता है तब वो ये सोचकर पढ़ाता है कि मेरे सामने बैठे हुए कल के अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। यह दृष्टिकोण रखकर उनको हमारे छात्र शिक्षक पढ़ाते हैं। तो सोसाइटी के बारे में, नेशन के बारे में इस प्रकार का कमिटमेंट, और ये कब आता है? उद्बोधन से, मार्गदर्शन से, व्याख्यानों से नहीं होता है। विनोबा भावे की एक छोटी सी किताब है, बहुत सुंदर है, आचार्य कुल। उस आचार्य कुल में किताब में लिखा है उन्होंने कि आचार्य कौन है। तो उन्होंने कहा स्वयं के आचरण से सिखाए वो आचार्य है। तो जितनी चुनौतियां सामने दिखती है उस सारी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन मूल्यों की बात करें, चरित्र निर्माण की बात करें, विद्यार्थी के विकास की बात करें, विद्यार्थी में राष्ट्र समाज के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की बात करें, वो सारी बात दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, एक शिक्षक कर सकता है। सुधा जी ने जो उदाहरण दिया बहुत प्रेरणादायी उदाहरण है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन यानी दुनिया का एक नंबर 1 व्यक्ति माना जाता है। वो अपने छोटे बालक को कैसे जैसा बनाना चाहते हैं ऐसा वो नहीं बना सकता है। वो अपने प्राथमिक स्कूल के सामान्य शिक्षक उसके बच्चे को पत्र लिखता है कि मेरा बच्चा ऐसा बने, इसलिए आपसे मेरी अपेक्षा है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं, लेकिन होता है कि क्या आज तो कई कारणों से शिक्षक बन जाता है, ऐसे मजबूरी में बनते वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई भी कारण से शिक्षक बन गए, आचार्य बन गए, लेकिन मैं तो आचार्य हूं नहीं, मैं कभी कहीं पढ़ाने गया नहीं, न जाऊंगा कहीं। लेकिन आप जैसे हजारों आचार्यों का, शिक्षकों का मेरे पास अनुभव पूरा है। इससे मैं कहता हूं कि ये दुनिया का श्रेष्ठ कार्य है। किसी भी कारण से हम बन गए आचार्य, शिक्षक, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग का काम उसके माता पिता भी नहीं कर सकता है, वो कार्य आचार्य शिक्षक कर सकता है। इतना श्रेष्ठ कार्य है, उसका हम सब आज के दिन अपने स्वाभिमान हमारे मन में लेकर इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, कटिबद्ध बने, यही आप सबसे प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। केवल 2 या 3 मिनट का और विलंब उस क्षण के लिए जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, दीदी माँ को सुनने के लिए। मैं बुला रही हूँ रेनू हुसैन जी को एक छोटी सी कविता के लिए। रेनू हुसैन जी एक बहुत ही फेमस कवयित्री है और शहनवाज हुसैन जी की धर्मपत्नी है। केवल 2 से 3 मिनट के लिए। मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली वाली समझ रही हूँ कि आज मैं एक तो दीदी माँ के दर्शन हुए और सुषमा जी को सुना, अतुल जी को सुना, अभी दीदी को सुना बाकी है। यहाँ पे शिक्षक और छात्र और शिक्षा की बातें हो रही हैं। व्यवसाय से मैं भी एक शिक्षिका हूँ और ये समझती हूँ कि हम छात्र पूरे जीवन भर ही बने रहते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जीवन भर हम लोगों को सीखना होता है और मैं ये समझती हूँ कि हम सिर्फ
ये जो मानकीकरण शिक्षा का हुआ है, जो पुस्तकों में है, किताबी बातें हैं, सिर्फ उससे नहीं सीखते, अपने व्यवहार से भी सीखते हैं। हम अब ये जो व्यवहार हमारे अंदर आता है, हमारे जो संस्कार आते हैं, वो हमारे पूर्वज, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और जिस माहौल में हम रहते हैं वो सब हमें देते हैं, और वो सारे ही हमारे शिक्षक होते हैं। तो जीवन भर हम छात्र होते हैं और शिक्षा ग्रहण करने का अवसर कभी भी हमसे छूट नहीं पाता है। मैं अपनी एक कविता जो मैंने एक शिक्षिका के रूप में लिखी, जो मैं क्लास के अंदर जब प्रवेश करती हूँ तो उन छोटे बच्चों को कैसा बनाना चाहती हूँ। अजी हाँ, मैं कविता ही बोल रही हूँ, एक छोटी सी। इसका शीर्षक है प्रक्रिया। क्लासरूम में जब दाखिल होती है एक चमकती सतरंगी उम्मीद, क्लासरूम में जब दाखिल होती है एक चमकती सतरंगी उम्मीद, सूरज बनकर नन्ही बंद सीपियों पर फैल जाता है, उसकी शुआओं से एक नज़्म, एक नगमा, और तैयार होने लगते हैं मोती फिर वक्त की कोख में। इस तरह से हम, मुझे लगता है हम जो शिक्षक होते हैं वो नन्हे बच्चे वो कैसे मानव बने, जो अभी हमने यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी, वो किस तरह के इंसान बने, वो हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं कविता तो मैं और भी लाई थी कि किस तरह मेरे पिता मेरे जीवन में क्या योगदान रखते हैं और माँ क्या योगदान रखती हैं। एक छोटी सी कविता है, सिर्फ माँ को समर्पित करना चाहती हूँ, इसलिए शायद आपको अच्छी लगे। तो क्योंकि माँ जो सबसे पहली शिक्षिका होती है, उसके लिए, उसके सम्मान में मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है रफूगर। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है। माँ मेरी किसी रफूगर की तरह रिश्तों को रफू करती रहती है, सिलती रहती है सबके दर्द। अपनी आँखों की नमी छुपाकर पैबंद लगाती रहती है रंग बिरंगे, कि कहीं किसी के फटे से कोई झांक न ले घर की टूटन। अपनी आंखों की नमी छुपाकर पैबंद लगाती रहती है रंग बिरंगे, कि कहीं किसी फटे से कोई झांक न ले घर की टूटन। कहीं किसी से हंसती है तो किसी पर डपटती है, किसी से नाराज होती है, मगर अक्सर सबके दुखों में शामिल होती है। वह संभालती है, सहेजती है बिना बाप के घर का हर कोना। वह एक बड़े वृक्ष की छांव की तरह छाई रहती है परिवार पर। माँ, तुम्हारी छांव की थोड़ी सी ठंडक लेकर इस घर में आ गई हूँ, मुझे भी दे दो वो रंग बिरंगे तागे, मैं भी अपने रिश्तों पर काट दूँ कुछ सुंदर फूल, और मुझे भी लोग कहकर पुकारें रफूगर। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु जी। और अब मेरा निवेदन है दीदी माँ से कि वे अपने विचार हमारे सम्मुख रखें। करकल ध्वनि से हम दीदी माँ का स्वागत करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंच पर विराजमान आदरणीय आशा जी, जिनकी वाणी के प्रवाह में हम शिक्षक के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते रहे, आदरणीय सुषमा जी, हम सब लोगों को अपने ध्येय की निष्ठा हमारे रोम रोम में अनुस्यूत हो और हम अपने कर्म को ही अपनी तन्मयता से जीवंत कर सकें, ऐसा पाथे जिन्होंने दिया। आदरणीय अतुल जी, आपकी उपस्थिति को भी वंदन करती हूँ। आदरणीय राधा जी यहाँ विराजमान हैं, हमारी मंच संचालिका निशा जी और उपासना जी,
बहुत आपके साथ इस कार्यक्रम में आने से पहले आपके बारे में सुनती रही हूँ। यहाँ इस सभागार में विराजमान सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और जो भी आगंतुक हैं, मैं आप सबको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। निश्चित रूप से निर्माता की भूमिका, निर्माण की भूमिका, सृजन की भूमिका जिनके हाथों में होती है उनके पास गुरुतर जिम्मेदारी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। चर्चा चलते चलते माँ तक भी पहुंची। हमारी रेणु ने वो स्पंदन चित्त का जागृत कर दिया। कैसी अद्भुत होती है माँ और कैसी प्यारी शिक्षिका होती है माँ, और कैसे जीवन के पाथे में, जीवन के मार्गदर्शन में कितनी सहज सरलता से अपना सर्वस्व समर्पित करती है माँ। यहाँ आने से पहले मैं पिलखुआ में थी और एक विद्यालय में थी और याद कर रही थी मैं अपनी माँ को। 8-9 भाई बहनों के बीच में, अभावों के बीच में बादशाहित क्या होती है हमने अपनी माँ को देख के जाना था। अक्सर सिलबट्टा लेके मसाला पीसती थी जिसमें मसाला होता ही नहीं था। हम पूछते थे माँ उसमें तो कुछ नहीं है, तो होंठों पे उंगली रख देती थी। भोजन बनाने का इसीलिए नाटक करती थी कि कहीं पड़ोसी मेरे बच्चों पे दया करने ना आ जाए। कहती थी भूखे रहोगे तो 40 दिन में भी मरोगे नहीं, लेकिन जिस दिन किसी के आगे हाथ फैला दिया उस दिन जीते जी मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर मर जाएगा, तुम्हारा स्वाभिमान मर जाएगा। एक अनपढ़ माँ, एक निरक्षर माँ, अभावों से जूझती हुई माँ कैसी अपनी संतान को स्वाभिमान का बीज उसके कोमल चित्त में बो सकती है। जीना किसे कहते हैं? पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, तुम परमात्मा की कायनात के सम्राट हो। शर्मिंदा होना तब जब चरित्र का स्खलन होगा। फटे वस्त्रों से शर्मसार होने की जरूरत नहीं है। उस दिन शर्मसार होना जिस दिन नैतिकता छोड़ देगी तुम्हारा साथ। आराम से दे दिया पथ। क्या है जीवन का पथ? कोई बड़े आयोजन नहीं, कोई समायोजन नहीं, सूत्र देती है माँ। उसने कहा कि माँ बहुत माल मिलेगा, गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। थोड़ा सा अनैतिक है, कर लूं माँ, 2 लाख रुपया मिलेंगे। कभी नहीं देखा मैंने 2 लाख रुपया। अब माँ से पूछ रहा है। माँ बैठी बैठी सुनती रही। गांव की माँ जिसने कभी विद्यालय नहीं देखा था, मोटी किताबें पढ़ना जानती नहीं थी, सुनती रही पुत्र को। फिर धीरे से बोली कि बेटा जब मैं तुझे जगाने आती हूँ ना, तू बहुत देर लगाता है जगने में, इतनी गहरी नींद में होता है, जी भर के खाता है, जी भर के सोता है। मैं नहीं जानती तू क्या करना चाहता है, बस एक ही कहना है मेरा कि जीवन में कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम्हारी नींद गायब हो जाए और तुम्हारी भूख समाप्त हो जाए। ऐसा कभी कुछ मत कर। पापे मिल गया। जिंदगी जीवन कैसे सिंगारित होती है, कैसे आभूषित होती है, कैसे जिंदगी गुनगुनाती है, कैसे जिंदगी मार्गदर्शन बनती है, कैसे जीवन वंदनीय बनते हैं। उसके लिए क्या किताबी ज्ञान चाहिए? उसके लिए हमारे सामने पथ प्रशस्त करती हमारी अतीत की परंपरा है। लोग कहते हैं अतीत का पीछा नहीं छोड़ोगे। मुझे तो लगता है हर वर्तमान, अभी अभी बात कर रही हूं ना, अभी अभी जो शब्द बोला है वो अतीत हो गया। भविष्य तो अंधकार के पेट में है। अगर हमारे पास कोई पथ प्रदर्शक है तो वो हमारा अतीत है, और वो अतीत सद्गुणों से, गुणों से, आदर्शों से, ऐसे जीवनों से अटा पड़ा है जो जीवन स्वयं के लिए नहीं जिए, अपितु वे और बहुत सारे जीवनों के जीवन आधार बने। इतनी भारी परंपरा भारत के लोगों के पास है। कपिल कणाद की वो श्रेष्ठ परंपरा, जहां दधीची अपनी हड्डियां औरों के लिए समर्पित करते हुए दिखाई देते। ये वो भारत भूमि है
जिसने अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना ही जीवन की सर्वश्रेष्ठता, जीवन के सर्व चरमोत्कर्ष को अनुभव किया, अपने लिए नहीं अपनों के लिए। और वर्तमान की जो शिक्षा है वो कहती है मेरी जिंदगी मैं जैसे जीऊं, मैं जैसे मर्जी करूं। देखिए जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, तरीका देखिए। मुझे लगता है कि हमारी संतानें जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं, शिक्षित होने का अर्थ ये है कि मैं कहूँ मेरी जिंदगी बस वो मेरे कैरियर तक और मेरे अपने तक और मेरे सपनों की पूर्ति तक ही सीमित रहेगी। उसका दुष्परिणाम है कि वृद्धाश्रमों में है, उसका दुष्परिणाम है भारत के बहुत सारे बच्चे अकेले होने का दंश झेल रहे हैं। उसका दुष्परिणाम है कि इस देश के अंदर बहुत सारे 3-3, 4-4 साल के बच्चे अदालती कस्टडी में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये वो दृष्टि है जो व्यक्ति को इतना आत्म केंद्रित करती है कि वो अपनों के लायक भी नहीं रह जाता, तो फिर अपने लायक कहाँ रह गया। हाँ, चिंतन होना चाहिए। उत्तरदायित्व है शिक्षकों के हाथ में। मुझे याद आए मेरे शिक्षक, कितने साल पहले घर छोड़ दिया था मैंने, 33 वर्ष हो गए। उनका पत्र आया, बोले मैंने सुना तू बहुत अच्छा बोलने लग गई है, अब तो मैं 90 साल का हो गया हूँ और मेरी कुछ बातें अगर कहीं कुछ कह सकोगी तो कह देना। और ये पत्र शायद आखिरी ही पत्र होगा। और वो जो सुभाषित मुझे स्मरण आने लगा उनका कि आज से 33 साल पहले मैंने घर छोड़ा था, उनके सानिध्य में जब पढ़ रही थी। कितने वर्ष और जोड़ दीजिए, इतने साल बाद भी कोई अपने विद्यार्थी को याद रखे, उसके नाम को याद रखे, उसने कब किस समय कक्षा में क्या किया, इस बात का स्मरण रखे। ये थी वो शिक्षक की भूमिका जो आत्मीयता से अपने विद्यार्थी के साथ अपने आप को जोड़ लेती थी, उसके सुख दुख के साथ जोड़ लेती थी। निश्चित रूप से मैं यहाँ उपदेशक की भूमिका में नहीं खड़ी हूँ, निश्चित रूप से मैं सिर्फ अपने कुछ अनुभव आपसे बांटने की जो है कोशिश कर रही हूँ। आप देखिए कि सबसे बाद में शिक्षक बनना स्वीकार करता है ये देश। पहले बाकी जगह ट्राई करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मतलब अध्यापक होना यानी कोई बड़ी खराब बात हो जैसे। क्यों ऐसा हुआ? जिस शिक्षक ने देश का निर्माण करना है, जैसे अभी अभी चर्चा हो रही थी कि अच्छा शिक्षक हमारे बच्चे को पढ़ाए पर हमारा बच्चा शिक्षक नहीं बनना चाहिए। ये वो देश है जिसने धनानंदों की सत्ता को भी अगर चैलेंज दिया तो एक ऐसे विद्यार्थी के गुरु की वजह से जिसके शिक्षक थे आचार्य चाणक्य। अपने विद्यार्थियों के बीच में चंद्रगुप्त को तलाशना और फिर तराशना, ये दो काम हैं। अपने विद्यार्थियों के बीच में किसमें क्या गुण है उसकी तलाश कर लेना और फिर उसको तराश देना। अनगढ़ पत्थर को, अनगढ़ मिट्टी को एक रूप दे देना। कैसा है, अद्भुत है, सुंदर है, बहुत प्यारा है, अलौकिक है। चाक पे चढ़ा है मिट्टी का गीला लोंदा और फिर थोड़ी मिट्टी और मिला दी है और फिर कुछ और बनाने लगा है और मिट्टी बोली है कुम्हार से, पहले क्या बना रहे थे अब क्या बना रहे हो? तो कुम्हार ने कहा कि पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा विचार बदल गया, अब सुराही बनाऊंगा। तो मिट्टी ने कहा कि अगर चिलम बनाते तो लोग आग डाल के तम्बाकू डाल के पीते, मैं भी जलती दूसरे भी जलते। अब सुराही बना रहे हो तो लोग जल रखेंगे मुझ में, मैं भी शीतल रहूंगी और जो मेरे पास आएगा वो भी शीतल हो जाएगा। तेरा तो विचार बदला पर मेरा तो संसार बदल गया। जिनके हाथों में कच्ची मिट्टी और अनगढ़ पत्थर होते हैं उनकी महती भूमिका होती है कि पत्थर परमात्मा बन जाए और मिट्टी मृणमयी चिन्मयी हो जाए। उसके लिए क्या होगा? उपदेश नहीं, उसके लिए अनुकरण करेंगे, वो हमारे आचरण का, हमारे व्यवहार का। पहली बार वात्सल्य ग्राम का एक नन्हा बच्चा मेरे पास जब आया तो मैं उनको लेकर एक डॉक्टर के पास गई। बहुत मन में बहुत सारी बातें थी, मैं उनसे अपनी बात शेयर कर रही थी, कह रही थी कि मुझे लगता है कि किसी को छत देकर किसी का आसमान नहीं छीनना चाहिए।
और हम छत दें, अपने विचार दें, निश्चित रूप से हम अपना चिंतन उसको दें, कदाचित उसके पास भी कोई श्रेष्ठ चिंतन पनप सकता है, उसकी मौलिकता में, उसके अपनी निजता में कुछ नया प्रकट हो सकता है। क्या होगा वो? हम जो देते हैं उसमें से वो नया सृजन कर सकता है। हम उसको श्रेष्ठ देंगे तो वो श्रेष्ठ की तरफ अग्रसर हो जाएगा, हम उसको बुरा देंगे तो वो बुराई ही लेगा, उसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए उसके चित्त की भूमि पे क्या रोपना है हमें। लोग कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अगर हम शुरू से ही गलत रास्ते पे चले तो आज जो बिखराव है, बात तो वैश्विक परिवार की चल रही है, लेकिन घर में ही परिवार नहीं है। हमारे दो तक सिमट के रह गई है चेतना। कैसे वैश्विक परिवार, कैसे संसार को, देश को ब्रह्म मानेगा और कैसे सृष्टि को ब्रह्मांड मानेगा, कैसे? संभव नहीं है। इसलिए जरा चिंतन कीजिए भारत की उस परंपरा का जहां कोई हे नहीं था, जहां कोई त्याज्य नहीं था, सबके शीश पर आशीर्वादों के वर्द हस्त होते थे और किसी को भी ऊंचा नीचा ये जिताया नहीं जाता था। अब कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है। कदाचित उसके साथ खड़े होना है जो बेंच के आखिरी सीट पर बैठता है, क्योंकि अभी उसका साहस नहीं है कि वो पहली कतार में आकर बैठे। और होता क्या है कि जो पहली कतार में बैठा है, जो फर्स्ट आता है, उसको बार बार प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि विद्यालयों को अपनी प्रतिष्ठा चाहिए। कदाचित शिक्षक के चित्त में जिस दिन ये आएगा कि मैं उसका जो आखिरी सीट पर बैठा है और हाथ पकड़ के उसको प्रथम पंक्ति में लेकर आना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, योजक की कमी होती है, इसीलिए वो योग्यता का दर्शन कर नहीं पाता। इसलिए अंतिम व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना, उसके प्रति ये प्रतिबद्धता अगर शिक्षक की बनती है तो बहुत सुंदर एक वातावरण का हम निर्माण कर सकते हैं। प्रतियोगिता निश्चित रूप से गला काटू होती है, प्रतिस्पर्धाएं हमें ईर्ष्यालु बनाती हैं, अभिमानी बनाती हैं, लेकिन वो एक चैलेंज की तरह भी होती है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैं सोच रही हूँ कि इन सब बातों के, इन सब प्रक्रियाओं के बीच में एक अच्छा इंसान, एक संवेदनशील इंसान, एक जिम्मेदार इंसान, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीने वाला इंसान अगर हम तैयार कर सके तो माँ भारती धन्य होगी, कृतार्थ होगी। मुझे एक ही बात का निवेदन करना है कि लकड़ियां तो जलती हैं, चूल्हे में भी जलकर राख बनती हैं और उससे मलमूत्र ढकते हैं लोग, या तो उससे बर्तन मांजते हैं, लेकिन लकड़ियां तो यज्ञ कुंड में भी जलती हैं, समिधा के साथ जलती हैं, जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बनती हैं, भस्मी बनती हैं, यतियों के माथे का श्रृंगार बनती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ होती हैं। इसीलिए कदाचित हम विद्यार्थी को यह दृष्टि दे सकें कि जीवन तो मरण धर्मा है, अविनाशी तब होता है जब शाश्वत के साथ जुड़कर, सत्य के साथ जुड़कर, निष्ठाओं करुणाओं के साथ जुड़ता है, तब वो जीवन शाश्वत होता है, तब वो जीवन स्मरणीय होता है, तब वो जीवन वंदनीय होता है। क्या कोई देश अपनी भूमि से महान हो सकता है? मैंने तो सारे विश्व के अंदर जाकर देखा, भारत जैसी भूमि तो अद्भुत भूमि है ही, लेकिन संसार में भी बड़ी हरितिमा, प्रकृति, सृष्टि का अलौकिक दृश्य, बड़े जलाशय, सागर, ताल तरंगे भरता है, वो तुंग पहाड़ों के शिखर, और जहां देखो वहां सौंदर्य छिटका पड़ा है। लेकिन क्या बात है कि सारा संसार भारत की धरती पर आता है तो भारत की मिट्टी को माथे पे धारण करने का उसका चित्त होता है। क्या कारण है? इस भूमि की वजह से नहीं, यहाँ के नागरिकों की भूमिका की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि भरी जवानी में लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। ऐसा भी होता है कि भारत की कोई बेटी, कोई बहन, कोई ललना अपना बच्चा देश को अर्पित करती है, जैसे कि विद्यावती ने अर्पित किया। वे फांसी के फंदे पे झूल गए, लोगों ने देखा विद्यावती की आंखें पसीज गई, वो गीली हो गई,
फिर लोगों ने कहा अच्छा नहीं लगता माँ, तू अपने पुत्र के बलिदान पे रो रही है, अच्छा नहीं लगता। तो विद्यावती ने कहा मैं अपने पुत्र की शहीदी पे नहीं रो रही, अपनी कोख पे रो रही हूँ। कदाचित मेरी कोख ने एक और भगत सिंह को जन्म दिया होता तो मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर देती। कदाचित और दूं मैं, और होता वो भी दे दूं, तन दूं, मन दूं, सर्वस्व दूं, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी, दे दूं कुछ और अभी। मैं अक्सर बोलती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। कदाचित सर्वस्व समर्पित करने में हम आत्म तृप्ति को तलाश सके, जीवन धन्य हो सकता है, भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। कदाचित बिखराव अहंकारों की वजह से होता है और सम्मिलन विनम्रता और प्रेम से होता है। और विनम्रता तब आती है जब सिद्धांत के पीछे शक्ति होती है, शक्ति के पीछे विवेक होता है और विवेक के पीछे शील गुण होते हैं। कदाचित हम अपने विद्यार्थियों को सिद्धांत दे सके, सिद्धांत को वे स्थापित कर सके, शक्ति अर्जित कर सके, और शक्ति अर्जित करने के बाद भी उनका विवेक बना रहे, वो विवेक बुद्धि से संचालित हो और उस विवेक में शील हो, उस विवेक में विनम्रता हो, सहजता हो, निर्मलता हो। आप देखिए हमारा अतीत सहज था, सरल था। हम लोग कुलांचे भरकर दौड़ लगाते थे, पड़ोसी की किसी भी रात को सोते हुए की चारपाई पलट देते थे, फिर हंसी के फुहारे फूटते थे। पूरा गांव एक परिवार होता था, विनिमय में धन नहीं होता था। मुखिया बनने के लिए कोई पागल नहीं होता था, क्योंकि मुखिया बनना यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेना। कौन लेना चाहता था? कहते थे आप ही रहिए मुखिया, हम आपके पीछे चुपचाप चलेंगे। अब तो बिच्छुओं की कतार है, जिसको छुओ वही अध्यक्ष है। हर व्यक्ति को बड़ा बनना है, हर व्यक्ति को पद चाहिए। आत्म विलोपी साधना किसे कहते हैं? चिंतन कीजिए, आज मंथन हो रहा है। हमारी आदरणीय मौसी जी, देखिए आत्म विलोपी साधना किसे कहते हैं। एक स्त्री कैसी होनी चाहिए, मन में एक विचार आया, क्योंकि देश के अंदर नारी स्वातंत्र के बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। स्त्री जो है वो पुरुष की तरह समान होनी ही चाहिए।